हेलो दोस्तों, तो आज का अध्याय है 1857 के क्रांति में बिहार का योगदान से 1947 तक का इतिहास। 1857 के क्रांति में बिहार का योगदान से 1947 तक का इतिहास। तो दोस्तों, इस अध्याय को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार 1857 से 1947। देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 7 से 12 जून। 1857 की क्रांति का शुरुआत बिहार में 7 से 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले जो अब झारखंड में है, देवघर जिले जो अब झारखंड में है के रोहिणी गांव। ध्यान देंगे दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 7 से 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले जो अब झारखंड में है के रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह से हुई थी। रोहिणी गांव ध्यान देंगे दोस्तों, कई बार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह से हुई थी। यहाँ 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। यहाँ दोस्तों 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का यहाँ मुख्यालय था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली एवं सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली और सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट भी इसी विद्रोह में मारे गए थे। 1857 की क्रांति जो बिहार के रोहिणी गांव से शुरू हुई थी, जो अभी देवघर जिले में है, झारखंड के देवघर जिले में है। इस विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा सख्ती से कुचल डाला गया था। ध्यान देंगे, इस विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा सख्ती से कुचल डाला गया था तथा विद्रोह में शामिल तीनों सैनिकों को 16 जून को फांसी दी गई थी। विद्रोह में शामिल तीनों सैनिकों को 16 जून को फांसी दे दी गई थी। 3 जुलाई आगे देखेंगे दोस्तों, 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी के एक युवक पुस्तक विक्रेता पीर अली 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। पटना सिटी के चौक तक के इलाके को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस विद्रोह में अफीम व्यापार का ध्यान देंगे, इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट आर लायल मारा गया था। अफीम व्यापार जो उस समय में हो रहा था, उसका एक एजेंट था आर लायल, जो इसी विद्रोह में मारा गया था। परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। पटना में जो पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, उसे कमिश्नर टेलर, उस समय पटना के कमिश्नर टेलर थे, उन्होंने उस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया था। पीर अली के घर को नष्ट कर दिया गया। देखेंगे दोस्तों, पीर अली के घर को भी उस समय में नष्ट कर दिया गया था तथा पीर अली समेत 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी। पीर अली के साथ साथ 17 अन्य व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। आगे दोस्तों, उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंटों के सैनिक विद्रोही हो गए और उन्होंने शाहबाद जिले में पहुंचकर जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह से मिलकर विप्लव प्रारंभ किया। कुंवर सिंह ने कमिश्नर टेलर के आग्रह को ठुकराकर अपने 4000 सैनिकों के सहयोग से, कमिश्नर
टेलर के आग्रह को ठुकरा दिए। वीर कुंवर सिंह कमिश्नर टेलर के आग्रह को ठुकरा कर अपने 4000 सैनिकों के सहयोग से संघर्ष प्रारंभ किया। वीर कुंवर सिंह कमिश्नर टेलर, जो पटना के कमिश्नर टेलर थे, उनके आग्रह को ठुकरा दिया और 4000 सैनिकों के सहयोग से संघर्ष प्रारंभ किया। दोस्तों 4000 सैनिकों के संघर्ष से वीर कुंवर सिंह संघर्ष प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने 27 जुलाई को आड़ा पर नियंत्रण कर लिया। 27 जुलाई को वीर कुंवर सिंह ने आड़ा पर नियंत्रण कब किया? 27 जुलाई को आड़ा पर नियंत्रण कर लिया। आरा में हुए युद्ध में कैप्टन डनबर सहित कई अंग्रेज सैनिक मारे गए। आरा में हुए युद्ध में कैप्टन डनबर सहित कई अंग्रेज सैनिक मारे गए। 30 जुलाई 1857 ईस्वी, आगे है 30 जुलाई 1857 ईस्वी को सरकार ने तत्कालीन 30 जुलाई 1857 ईस्वी को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दी। कहाँ दोस्तों ध्यान देंगे, 30 जुलाई 1857 को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। कुंवर सिंह को आड़ा छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर, किनसे मिले? नाना साहब से मिलकर 26 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। आजमगढ़ में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को कब हराया? 26 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को हराया। किसके साथ मिलकर? तो नाना साहब के साथ मिलकर। आगे दोस्तों ध्यान देंगे, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को, ली ग्रांट के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सेना आई थी, कुंवर सिंह ने उन्हें पराजित कर दिया। ली ग्रांट के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सेना आई थी उन्हें 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह ने पराजित किया। लेकिन इस लड़ाई से पूर्व शिवपुर घाट पर, कौन से घाट पर दोस्तों? शिवपुर घाट पर नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस के तोप के गोले, ब्रिगेडियर डगलस, ध्यान देंगे क्या नाम था ब्रिगेडियर का? डगलस। इनके तोप के गोले से उनका बायां हाथ, वीर कुंवर सिंह जी का बायां हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। किनके तोप के गोले से? कैप्टन ब्रिगेडियर डगलस के तोप के गोले से वीर कुंवर सिंह का बायां हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों वीर कुंवर सिंह एक साहसी 80 साल के नौजवान थे, साहसी 80 साल के, कहा जाता था कि वो 80 साल में भी जवान थे। और डगलस के तोप के गोले से उनका जब बायां हाथ बुरी तरह से घायल हो गया, उसके बाद 2 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। संघर्ष का क्रम उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। उनके मृत्यु के बाद, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद संघर्ष को किसने आगे बढ़ाया? तो उसके भाई अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया। शाहबाद में उनका नियंत्रण बना रहा, उनके भाई का शाहबाद में नियंत्रण बना रहा। 9 नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं हो सका। 9 नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं हो सका। महारानी द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले। महारानी द्वारा क्षमादान की घोषणा, जब महारानी ने क्षमादान की घोषणा कर दी, उसके बाद विद्रोहियों ने अपना हथियार डाल दिया। तो ये था दोस्तों 1857 के क्रांति में बिहार का योगदान। उसके बाद अगला आंदोलन है दोस्तों होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 1916 ईस्वी में ध्यान देंगे, 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट, ध्यान देंगे, श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास
श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। ध्यान देंगे, कई बार पूछा गया बीपीएससी में क्वेश्चन है ये। श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में होम रूल की स्थापना हुई और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजरूल हक के नेतृत्व में सभा का आयोजन हुआ। 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को पटना में, ध्यान देंगे, 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में पटना में मजरूल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पटना में होम रूल की स्थापना पर विचार विमर्श के उपरांत बिहार में होम रूल की शाखा की स्थापना हुई। मजरूल हक के अगुवाई में एक बैठक हुई पटना में। कब हुई थी? 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। फिर बिहार होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक। बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मौलाना मजरूल हक। बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मौलाना मजरूल हक, इनको बनाया गया। तथा सचिव चंद्रवंशी सहाय। बिहार होम रूल लीग के सचिव किसे बनाया गया था? चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह को। तो बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मौलाना मजरूल हक, और सचिव चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह को सचिव बनाया गया। अगला आंदोलन था दोस्तों चंपारण आंदोलन। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंपारण आंदोलन। बिहार का चंपारण जिला कहाँ है? बिहार में एक जिला है चंपारण। इस जिले में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग चंपारण, जो बिहार का एक जिला है चंपारण, वहां से सर्वप्रथम सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने प्रयोग किया। कितना ईस्वी में? तो 1917 ईस्वी में। इसी सत्याग्रह के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने। इससे पहले महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से पहले प्रचलित थे, लेकिन बिहार में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके बाद इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाने लगा। उस समय वहाँ अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों को बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। उस समय में वहाँ किसानों को बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। कहाँ दोस्तों? चंपारण में। किसान को एक बीघे में 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी होती थी। चंपारण में किसान को 1 बीघे अर्थात 20 कट्ठे में 3 कट्ठे, जो उसकी सबसे ज़्यादा उपज वाली भूमि होती थी, उस पे नील की खेती करनी होती थी, जिसे उस समय 3 कठिया व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। इस व्यवस्था को 3 कठिया व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। इसके बदले में उन्हें मजदूरी भी नहीं मिलती थी। इसके कारण किसानों तथा खेतिहर मजदूरों में भयंकर आक्रोश हो गया। दोस्तों, उसको जब मजदूरी नहीं मिलती थी किसान को, किसान दुखी हो गया, आक्रोशित हो गया, और फिर वहाँ गांधी जी को आमंत्रित किया गया और उसके बाद यहाँ सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। 1916 के कांग्रेस के, आगे देखेंगे दोस्तों, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, 1916 ईस्वी के कांग्रेस के कौन से अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, एक किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ने यूरोपियन नील बगान मालिक द्वारा किसानों के शोषण की तरफ देशवासियों तथा गांधी जी का ध्यान आकृष्ट करवाया। ध्यान देंगे दोस्तों, गांधी जी को आमंत्रित करने वाला किसान नेता कौन था? राजकुमार शुक्ल। उन्होंने ही गांधी जी को
अपनी व्यथा सुनाई और चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, देशवासियों का ध्यान आकर्षित कराया नील की खेती की तरफ। और उसी समय ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसमें इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति का गठन किया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसमें इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात कही गई। मुरली भाड़वा, आगे देखेंगे दोस्तों, मुरली भाड़वा गांव के निवासी, ये राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे दोस्तों? मुरली भाड़वा गांव के। राजकुमार शुक्ल मुरली भाड़वा गांव के निवासी थे। उनके अनुरोध पर ही गांधी जी चंपारण पधारे। उन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे। वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को, गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को कहाँ पहुंचे दोस्तों? पटना पहुंचे, ध्यान देंगे। तथा वहां से मुजफ्फरपुर, पटना से कहाँ आ गए दोस्तों? मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा से होते हुए 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को कहाँ पहुंचे दोस्तों? मोतिहारी। 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को मोतिहारी, चंपारण जिले में दोस्तों, मोतिहारी पहुंचे 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को। स्थानीय प्रशासन ने हालांकि उनके आगमन पर आचरण को गैर कानूनी घोषित कर दिया था दोस्तों। महात्मा गांधी के आचरण को स्थानीय प्रशासन गैर कानूनी घोषित कर दिए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किंतु बाद में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल, जो उस समय में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल थे, कौन थे दोस्तों? एडवर्ड गेट। उपराज्यपाल कौन थे उस समय में? एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया। किसने बुलाया गांधी जी को वार्ता के लिए? ध्यान देंगे, एडवर्ड गेट ने। उस समय में बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों के कष्टों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। किसान के कष्ट की जांच के लिए एडवर्ड गेट महोदय ने एक समिति का प्रस्ताव रखा, जिसका नाम था चंपारण कमेटी। वो कमेटी कौन सी थी? चंपारण कमेटी। तो दोस्तों, चंपारण कमेटी का गठन किसने करवाया? एडवर्ड गेट ने। किसने करवाया? एडवर्ड गेट ने। आगे ध्यान देंगे दोस्तों, आगे है आरंभिक किसान आंदोलन। तो ये अभी आप लोगों ने चंपारण सत्याग्रह को पढ़ा। आगे है आरंभिक किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने छपड़ा, जिसे सारण भी कहते हैं, के विभूषरण प्रसाद, कौन सा दोस्तों? विभूषरण प्रसाद एवं अन्य किसानों को भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया तो जो किसान नेता थे विभूषरण प्रसाद और अन्य किसान नेताओं को उससे बल मिला। उन्हें लगने लगा कि हम लोग भी अगर आंदोलन करेंगे तो हमें भी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और उन लोगों ने भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने को तैयार हुए। उन्हें चंपारण सत्याग्रह से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद, कौन सा दोस्तों? स्वामी विद्यानंद, ध्यान देंगे, 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद के नाम से विख्यात विभूषरण प्रसाद ने संगठित किया। कौन किया? स्वामी विद्यानंद के नाम से विख्यात विभूषरण महोदय ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में राज के गुमास्तों के अत्याचार के विरोध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की विशेषता थी। आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे, देखिए दोस्तों, आंदोलन का विस्तार अब दूसरे जिले में भी हो रहा है। आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर जिले तक हो गया। आंदोलन का
विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर जिले तक हो गया। महाराजा दरभंगा ने आंदोलन का प्रभाव नष्ट करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया। कितना ईस्वी में दोस्तों प्रांतीय सभा का गठन? 1922 ईस्वी में दरभंगा महाराज ने प्रांतीय सभा का गठन 1922 ईस्वी में कराया। कालांतर में महाराजा ने किसानों की कुछ मांगों को स्वीकार कर ली। उसके बाद दरभंगा महाराज ने किसान की कुछ मांगों को स्वीकार कर ली और धीरे धीरे ये आंदोलन शिथिल पड़ गया। धीरे धीरे ये आरंभिक किसान आंदोलन शिथिल पड़ गया। इस आंदोलन के बाद अगला आंदोलन है दोस्तों किसान सभा। अगला है किसान सभा। देखेंगे किसान सभा क्या थी। 1922-23 ईस्वी में 1922-23 ईस्वी में मुंगेर 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर, ध्यान देंगे, शाह मोहम्मद जुबैर ने 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, ध्यान देंगे 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। 4 मार्च 1928 ईस्वी में 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहटा पटना 4 मार्च 1928 ईस्वी को कहाँ दोस्तों? बिहटा पटना में स्वामी सहजानंद 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहटा पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक घोषणा की तथा 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में आयोजित सभा 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में की गई तथा स्वामी सहजानंद को इसके अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण सिंह को इसके सचिव नियुक्त किए गए। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह बने। इसे बिहार के गांवों में फैलाने में उन्हें कार्यानंद शर्मा और राहुल संकृत्यायन, ध्यान देंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा को फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा और राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। ध्यान देंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसे बिहार के गांवों में फैलाने का, किसे? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा को बिहार के गांवों में फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती का मदद किसने किया था दोस्तों? कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं ने सहयोग किया था। 1935 ईस्वी में किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास किया था। 1935 ईस्वी में किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास किया। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले में बरहिया ताल या बाकास्त आंदोलन चला। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले में बरहिया ताल या बाकास्त आंदोलन चला। 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुई थी। प्रोफेसर एन जी रंगा इसके सचिव थे। प्रोफेसर एन जी रंगा को अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती।
तो दोस्तों ये था किसान आंदोलन। आगे आ जाएगा दोस्तों मजदूर आंदोलन, ध्यान देंगे मजदूर आंदोलन दिसंबर 1919 ईस्वी में। मजदूर आंदोलन दिसंबर 1919 ईस्वी में जमशेदपुर व जमालपुर में। दिसंबर 1919 ईस्वी में जमशेदपुर व जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई। 1920 ईस्वी में एस.एन. हल्दर 1920 ईस्वी में एस.एन. हल्दर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती 1920 ईस्वी में एस.एन. हल्दर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन तथा 1929 ईस्वी में मानिक होमी के नेतृत्व में जमशेदपुर लेबर फेडरेशन। 1929 ईस्वी में मानिक होमी के नेतृत्व में जमशेदपुर लेबर फेडरेशन की स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस, प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायणन, ध्यान देंगे सुभाष चंद्र बोस, प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायणन, योगेंद्र शुक्ल, ध्यान देंगे योगेंद्र शुक्ल, बसावन सिंह, ब्रजनंदन शर्मा, बालेश्वर सिंह मजदूर आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। मजदूर आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायणन, योगेंद्र शुक्ल, ये सभी मजदूर आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। आगे ध्यान देंगे 1929 ईस्वी में झड़िया में, 1929 ईस्वी में कहाँ दोस्तों? झड़िया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, 1929 ईस्वी में झड़िया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगामी अध्यक्ष चुना गया। 1929 ईस्वी में झड़िया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगामी अध्यक्ष चुना गया। 1937 से 1939 के बीच, 1937 से 1939 के बीच तथा आगे भी बिहार में अनेक स्थानों पर हड़तालें हुई। इसी आंदोलन के क्रम में जमशेदपुर में दिए हुए भाषण के लिए जयप्रकाश नारायण को 18 फरवरी 1940 को गिरफ्तार करके 9 महीने की कड़ी सजा दी गई। ध्यान देंगे 1937 से 1939 के बीच तथा आगे में बिहार में अनेक स्थान पर हड़तालें हुई। इसी आंदोलन के क्रम में जमशेदपुर में दोस्तों जमशेदपुर में दिए हुए भाषण के लिए जमशेदपुर में जयप्रकाश नारायण ने उग्र भाषण दिए थे। उसी भाषण के वजह से जयप्रकाश नारायण को 18 फरवरी 1940 को गिरफ्तार करके 9 महीने की कड़ी सजा दी गई। 9 महीने की कड़ी सजा जयप्रकाश नारायणन को दी गई। 1942 से 1944, 1947 में अनेक सभा एवं हड़तालों का आयोजन हुआ। इसी तरह से 1942 में अनेक सभाएं हुई, 1944 में अनेक सभाएं हुई, 1947 में भी दोस्तों अनेक सभाएं हुई और कई हड़तालें हुई। अगला है दोस्तों पटना युवा संघ। पटना युवा संघ देखेंगे इनकी स्थापना कब हुई थी और किसने किया। 1927 ईस्वी में पटना युवा संघ की स्थापना हुई। 1927 ईस्वी में पटना युवा संघ की स्थापना हुई। 1929 तक इसकी शाखाएं बिहार के अनेक नगरों में स्थापित हुई। 1929 तक इनकी शाखाएं बिहार के अनेक नगरों तक स्थापित की गई। इसके फलस्वरूप बिहार में युवा आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। पटना युवा संघ की स्थापना जब 1927 ईस्वी में हुई, 1929 तक इसकी शाखाएं बिहार के कई नगरों में फैल गई। इसके बाद बिहार में युवा आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। अगला है दोस्तों खिलाफत आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब विजयी राष्ट्रों ने तुर्की के सुल्तान के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के स्वशासन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया, तो भारतीय मुसलमानों तथा राष्ट्रवादियों का गुस्सा भड़क उठा। इसके परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुई और ये आंदोलन 1923 ईस्वी तक चली। इसमें मौलाना मजरुल हक, खिलाफत आंदोलन में मौलाना मजरुल हक का सक्रिय सहयोग रहा। खिलाफत आंदोलन में मौलाना मजरुल हक का
सक्रिय सहयोग रहा। 16 फरवरी 1919 को 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम 16 फरवरी 1919 ईस्वी को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई। 16 फरवरी 1919 को पटना में किनके अध्यक्षता में? हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। 30 नवंबर 1919 को एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोहों के बहिष्कार की बात कही। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में, ध्यान देंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में रांची में भी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में रांची में भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को मुसलमानों ने समूचे बिहार में 19 मार्च 1920 ईस्वी को, ध्यान देंगे, मुसलमानों ने समूचे बिहार में हड़ताल की, जिसका व्यापक असर हुआ। समूचे बिहार में 19 मार्च 1920 ईस्वी को मुसलमानों ने समूचे बिहार में हड़ताल की, जिसका व्यापक असर हुआ। अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, और इस प्रकार अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना शौकत अली। वो पटना आए, कब आए? अप्रैल में पटना आए। 1920 में खिलाफत आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। 1920 ईस्वी तक खिलाफत आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। आगे है दोस्तों असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ध्यान देंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 को पारित हुआ, किंतु इसके पूर्व ही बिहार में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हो चुका था। का प्रस्ताव पारित हो चुका था और राष्ट्रवादियों ने सरकार से सहयोग आरंभ कर दिया था। 29 अगस्त 1818 ईस्वी को कांग्रेस ने अपने मुंबई अधिवेशन में 29 अगस्त 1818 को कांग्रेस ने अपने मुंबई अधिवेशन में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया। इसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की। हसन इमाम ने किया। अधिवेशन में रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए हसन इमाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव किया गया। इस बीच क्रांतिकारियों के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेक्ट एक्ट, क्रांतिकारी के दमन के लिए कौन सा एक्ट दोस्तों? रोलेक्ट एक्ट के कुछ उपबंध का इस्तेमाल किया गया। इस काले कानून के खिलाफ कौन से काले कानून दोस्तों? रोलेक्ट एक्ट को कौन सा कानून कहा गया? काला कानून। इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ गया। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ गया। बिहार में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ध्यान देंगे, असहयोग आंदोलन के क्रम में मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद सफ़ी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी जिम्मेदारी वापस ले ली। इन नेताओं ने कौन नेता? मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद सफ़ी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली।
कौन कौन से नेता ने? मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी को वापस ले ली। दोस्तों, असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए बिहार में राजेंद्र प्रसाद, असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने किया? बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद वकालत तक छोड़ दी थी। भाइयों, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद वकालत भी छोड़ दी। उसी समय में और नेता जो थे उनमें प्रमुख थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। इन लोगों ने भी अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दिया। इन लोगों ने भी अपने लाभप्रद वकालत को छोड़ दिया। महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, और देखेंगे दोस्तों महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह तथा ब्रजनंदन प्रसाद, इन नेताओं ने अदालतों का बहिष्कार किया। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान के लिए आगे हैं। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। छात्र को वैकल्पिक तौर पे शिक्षा देने के लिए गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ, गया रोड पर जो राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना किया गया वैकल्पिक तौर पर, उसी के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा, ध्यान देंगे, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी 1921 ईस्वी को किया गया। आगे मजरूल हक इसके कुलपति थे। इसके कुलपति कौन थे दोस्तों? मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति, कुलाधिपति मजरूल हक, कुलाधिपति मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाविद्यालय के प्राचार्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में चयनित किया गया। कहाँ का प्राचार्य? तो वैकल्पिक तौर पे असहयोग आंदोलन के समय वैकल्पिक तौर पे छात्रों को शिक्षा देने के लिए गया रोड पर एक महाविद्यालय की स्थापना की गई थी और उसी महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। मजरूल हक इसके कुलाधिपति, ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया गया 30 सितंबर 1921 ईस्वी को। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम, ध्यान देंगे कई बार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, सदाकत आश्रम, मजरूल हक ने सदाकत आश्रम 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक, सदाकत आश्रम से 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। तो दोस्तों दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो मजरूल हक ने। कब? तो 30 सितंबर 1921 ईस्वी को। अगला है दोस्तों 22 दिसंबर 1921 ईस्वी। 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को ब्रिटेन के युवराज, 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को ब्रिटेन के युवराज का पटना आगमन हुआ। 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को ब्रिटेन के युवराज का पटना आगमन हुआ। इस दिन पूरे शहर में हड़ताल रखी गई थी। 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को ब्रिटेन के युवराज जब पटना आए तो पूरे शहर में हड़ताल रखी गई। कब? 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को। किसके विरुद्ध? तो ब्रिटेन के युवराज के विरुद्ध 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को पूरे पटना में हड़ताल रखी गई। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। उस समय असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड के फलस्वरूप 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। दोस्तों गांधी जी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। दोस्तों इसका अंदरूनी कारण मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से लॉकडाउन में व्यवस्था किए बिना लॉकडाउन कर दिया गया, उसी तरह असहयोग आंदोलन जब चला था उस समय गांधी जी के पास गांधी जी और अन्य नेताओं ने
जनता का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए सामान का और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए। जनता में भूखमरी की स्थिति आ गई। जनता धीरे धीरे असहयोग आंदोलन को छोड़ने लगी और फिर अंग्रेज द्वारा बनाए गए वस्तुओं का प्रयोग करने लगा। तभी 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ, जिससे गांधी जी को बल मिला, गांधी जी आहत हुए और असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया। इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए। इन घटनाओं का असर 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। इस घटनाओं का असर बिहार पर भी हुआ तथा असहयोग आंदोलन का प्रभाव समाप्त हो गया। और असहयोग आंदोलन का प्रभाव समाप्त हो गया। आगे खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन ने बिहार में राजनीतिक चेतना जगाने में निर्णायक भूमिका निभाई। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से बिहार में राजनीतिक चेतना आई, लोग जागरूक हुआ। इसमें निर्णायक लोगों को जागरूक करने में निर्णायक भूमिका खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ने निभाई। बिहार अब पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ गया था। अब बिहार पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ गया था। इन आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव तत्कालीन मुजफ्फरपुर इस आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव तत्कालीन मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिले में देखा गया। इन आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव तत्कालीन उस समय मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिले में देखा गया। आरा, गया, रांची, गिरिडीह, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया के नगर भी इससे प्रभावित हुआ। पटना इसका मुख्य केंद्र रहा। मुसलमानों में भी एक नई चेतना जगी, मुसलमान भी जागरूक हुआ। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के क्रम में ही फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा फुलवारी शरीफ देखेंगे दोस्तों, पटना के फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारते सरिया संस्था का गठन। इमारते सरिया संस्था का गठन किसने किया था? मौलाना सज्जाद ने। कहाँ किया था? फुलवारी शरीफ में, जो अभी भी सक्रिय है। ये मौलाना सज्जाद द्वारा जो इमारते सरिया का गठन किया गया था, ये अभी भी सक्रिय संस्था है। इसका कार्य क्षेत्र बिहार एवं उड़ीसा था। उस समय में इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार एवं उड़ीसा था। और इसके माध्यम से मुसलमानों द्वारा सभी धार्मिक और सामाजिक मामले में सरकारी संस्थाओं की सहायता के बिना निर्णय लेने और इनका समाधान करने की व्यवस्था की गई थी। अगला स्वराज दल। आगे देखेंगे दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे स्वराज दल के बारे में पढ़ेंगे। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ था। कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसआई में पूछे गए प्रश्न है। ये बीबीआई है दोस्तों, ध्यान देंगे। 1922 में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ था। बिहार के गया नगर में 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार के गया नगर में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास, ध्यान देंगे, गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था, उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने या इसके बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने या इसके बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में हुआ। परंतु मोतीलाल नेहरू, ध्यान देंगे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सत्यमूर्ति आदि विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे। कौन कौन थे विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में दोस्तों? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सत्यमूर्ति आदि विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे। उन्होंने स्वराज दल का गठन किया। स्वराज दल का गठन किसने किया दोस्तों? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और उनके साथ सत्यमूर्ति भी थे, जिन्होंने स्वराज दल का स्थापना किया, गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन
बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल के शाखा का गठन हुआ तथा श्री कृष्ण सिंह इसके नेता बनाए गए। श्री कृष्ण सिंह स्वराज दल का नेता किसे बनाया गया? श्री कृष्ण सिंह को। 2 जून को पटना में इसकी आरंभिक बैठक हुई। 2 जून को पटना में इसकी आरंभिक बैठक हुई। बिहार में स्वराज दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों ध्यान देंगे, बिहार में स्वराज दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। स्वराज दल की बिहार में विफलता। बिहार में स्वराज दल विफल रहा। स्वराज दल की बिहार में विफलता दिसंबर 1923 तक स्पष्ट हो चुकी थी। बिहार में स्वराज दल की विफलता दिसंबर 1923 ईस्वी तक स्पष्ट हो चुकी थी। 1925 तक यह दल अप्रभावी हो गया और 1925 ईस्वी आते आते स्वराज दल बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। दोस्तों ध्यान देंगे, स्वराज दल 1925 ईस्वी तक, स्वराज दल 1925 ईस्वी आते आते बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। साइमन कमीशन अगला है दोस्तों, साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन का ध्यान देंगे, साइमन कमीशन का बहिष्कार कब किया गया था? देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। कब हुआ साइमन कमीशन का आगमन भारत में? 1928 ईस्वी में। ध्यान देंगे, साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928 ईस्वी में हुआ। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में साइमन कमीशन आया था दोस्तों? सर जॉन साइमन। ध्यान देंगे, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग भारत में मॉन्टफोर्ट सुधारों की प्रगति की जांच के लिए, मॉन्टफोर्ट सुधारों की प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से संगठित हुआ था, जिसके सभी सदस्य गोरे थे। इसके सभी सदस्य कौन से थे दोस्तों? गोरे थे। एक भी इसमें हिंदुस्तानी नहीं था। राष्ट्रवादियों ने इसके बहिष्कार का निश्चय किया। राष्ट्रवादियों ने दोस्तों इस कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया। बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा, बिहार में ध्यान देंगे अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार, ध्यान देंगे, इस बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। इस बैठक में नौजवानों को संगठित करने का योजना बनाया गया और साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। नौजवान को इसलिए संगठित किया जा रहा था क्योंकि पूर्ण रूप से इसका विरोध करना था। और आप लोग को पता ही है, आप नौजवानों के पास ही देश की असली ताकत निहित है, इसलिए नौजवानों को उस समय में भी संगठित किया गया था साइमन कमीशन के विरोध के लिए। 12 दिसंबर को आयोग ने पटना तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचा। 12 दिसंबर को आयोग पटना तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचने पर इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए। ध्यान देंगे दोस्तों, आयोग जो है 12 दिसंबर को पटना तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचा और दोनों जगहों पर इन्हें काला झंडा दिखाया गया। नौजवानों के द्वारा इस आयोग को काला झंडा दिखाया गया और इस आयोग का बहिष्कार हुआ। अगला है दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अगला है दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, ध्यान देंगे गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, ध्यान देंगे 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन, 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना में दोस्तों एक अंजुमन इस्लामिया हॉल है, उसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। कहाँ हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना? 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष
आचार्य नरेंद्र देव थे। किसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? आचार्य नरेंद्र देव। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। और इसके सचिव कौन थे दोस्तों? जयप्रकाश नारायणन। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायणन। और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। इसके अन्य सदस्य रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह। इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी सिद्दीकी और कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि इसके प्रमुख नेता थे। एक और जहां इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा, वहीं दूसरी ओर इन्होंने किसान और मजदूर को संगठित करने और राजनीतिक स्तर पर सचेत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे दोस्तों 1942, आगे ध्यान देंगे दोस्तों, आगे ध्यान देंगे दोस्तों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी गतिविधियां, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पर रही। इन नेताओं ने इस आंदोलन के दौरान सर्वस्व त्याग का ज्वलंत आदर्श देशवासियों के सामने रखा। सर्वस्व त्याग का ज्वलंत मुद्दा आदर्श देशवासियों के सामने रखा। ऐसे ही उद्देश्यों से प्रेरित एक अन्य संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक, उसी समय में फॉरवर्ड ब्लॉक, ध्यान देंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक तथा था, जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। ध्यान देंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस थे। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई। इस संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी थी और मार्च 1942 तक ही इसके प्रमुख ने बिहार में कैद कर लिए गए। इस संगठन के प्रमुख को मार्च 1942 तक बिहार में कैद कर लिया गया। अगला आंदोलन है दोस्तों स्वविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान देंगे, अगला आंदोलन है स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, जिससे बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 1929 ईस्वी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला हुआ। इसी दौरान 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला हुआ। 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक ढंग से मनाया गया। 22 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। 22 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस नमक सत्याग्रह में बिहार के बेरी दरभंगा निवासी एवं गांधी जी के निकट सहयोगी श्री गिरिवरधारी चौधरी, जिन्हें कारो बाबू नाम से जाना जाता था, उन्होंने बापू के साथ साबरमती आश्रम में काफ़ी समय बिताया। बापू के साथ बिहार का किसने साबरमती आश्रम में समय बिताया? गिरिवरधारी चौधरी ने। बापू के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करने वाले, बापू जब साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किए तो उनके साथ 78 स्वयंसेवक, कितने थे दोस्तों? 78 स्वयंसेवक। गांधी जी कितने लोगों के साथ दांडी यात्रा के लिए निकले थे? 78 लोगों के साथ।
उनमें बिहार का एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी गिरिवरधारी चौधरी थे दोस्तों, ध्यान देंगे। बापू के साथ दांडी यात्रा में गिरिवरधारी चौधरी, एकमात्र बिहार के क्रांतिकारी गिरिवरधारी चौधरी थे जो बापू के साथ दांडी यात्रा में बापू के साथ थे। ये बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे जो बापू के साथ दांडी यात्रा में 78 स्वयंसेवक में से एक थे। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। ध्यान देंगे, 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। इसी समय मुंगेर, भागलपुर, सारण में चौकीदार कर का भी विरोध हुआ था। ध्यान देंगे, कहाँ कहाँ चौकीदार कर का विरोध हुआ था? मुंगेर, भागलपुर, सारण, इन जगहों पे चौकीदार कर का विरोध हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व पटना में जगत नारायण लाल, इस आंदोलन का नेतृत्व पटना में किसने किया था? जगत नारायण लाल। सारण में गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह आदि। मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह, रामानंद सिंह आदि। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिन्हा आदि ने किया। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई दोस्तों? 4 मई 1930 ईस्वी को। इसके विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन हुआ तथा 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरने का प्रस्ताव रखा। 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरने का प्रस्ताव रखा। इसी आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर बंद कर देने के लिए भी आंदोलन हुआ। 26 जनवरी 1932 को समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ध्यान देंगे, 26 जनवरी 1932 को समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने अपने एक वक्तव्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिए। 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया तथा बिहार में आंदोलन स्थगित हो गया अगला आंदोलन है दोस्तों नखास पिंड आंदोलन। नखास पिंड आंदोलन का योगदान विशेष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में नमक कानून भंग करने में रहा। नखास पिंड आंदोलन का योगदान विशेष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में नमक कानून को भंग करने में रहा। नखास पिंड नामक एक जगह है दोस्तों, कहाँ? पटना जिला में, जहाँ नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। नखास पिंड पटना जिला का एक स्थान है जिसको नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नखास पिंड चलो, पटना में नखास पिंड चलो का नारा गूंजा करता था। 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच पटना में नखास पिंड चलो का नारा गूंजा करता था। किस लिए दोस्तों? नमक कानून तोड़ने के लिए। और लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प लिया और पुलिस के जुल्म के आगे कभी न झुके। लोग पुलिस के जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। 16 अप्रैल 1930 को सर्चलाइट के मैनेजर और पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह, कौन दोस्त? अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था नखास पिंड नामक स्थान पर पहुंचा और नमक कानून को भंग कर दिया। किसके आह्वान पे? गांधी जी के आह्वान पे। 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को सर्चलाइट जो था, इनका जो पत्रिका था सर्चलाइट, इनका मैनेजर और पटना नगर कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था नखास पिंड पहुंच गया। नखास पिंड जो पटना में एक जगह है, यहाँ पहुंचकर नमक कानून को भंग कर दिया।
परंतु पुलिस द्वारा इसे रास्ते में ही रोक लिया गया। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इससे लोगों में उत्तेजना फैल गई और पुलिस से उनका संघर्ष हुआ। इसी बीच दूसरी तरफ कुछ जत्थे नखास पिंड पहुंच गए और नमक बनाकर नमक कानून भंग कर दिया। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया और दूसरे तरफ से कुछ लोग जो क्रांतिकारी थे, वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, वो नखास पिंड पहुंचे और वहां नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। इस आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। इस आंदोलन में नखास पिंड आंदोलन में बिहार के अनेक क्रांतिकारी नेताओं ने भाग लिया। इसमें प्रमुख थे प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी। ध्यान देंगे, नखास पिंड आंदोलन के प्रमुख नेता थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी। अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजेंद्र प्रसाद और आचार्य जेबी कृपलानी। अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी प्रमुख रूप से नखास पिंड आंदोलन के नेता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे। दोस्तों, तो मैंने आज आप लोगों को 1857 के क्रांति में बिहार का योगदान से लेकर 1947 तक के इतिहास के बारे में बताया, जिसका ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर 1947 तक का रहेगा। तो मुझे दोस्तों आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और जितने भी हमारे साथी 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे। और मैं पुनः बहुत जल्द अपना दूसरा वीडियो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से 1947 जो पूर्ण रूप से लुसेंट का जो बिहार संस्करण है उस पर आधारित रहेगा, उसका निचोड़ रहेगा, उसको लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।